HB 301 सीरीज के इस तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन फिलॉसफी के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, डिवाइस कोऑर्डिनेशन। ये वो सिद्धांत है जो तय करता है कि किसी छोटे से फॉल्ट की वजह से सिर्फ एक कमरे की बत्ती गुल होगी या फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाए। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हर इलेक्ट्रिकल डिजाइनर को करना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर किसी एक सॉकेट में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या इसका नतीजा ये होना चाहिए कि पूरे घर या ऑफिस की बिजली ही चली जाए? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छे और स्मार्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन का सबसे पहला लक्ष्य होता है सेलेक्टिविटी। मतलब सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो कि वो सिर्फ उस हिस्से को आइसोलेट करे जहां प्रॉब्लम है, ताकि बाकी इंस्टॉलेशन पर कोई असर ना पड़े और सप्लाई चलती रहे। ठीक है, तो आज हम इस विषय को कैसे समझेंगे? हम प्रोटेक्शन के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि असल में डिजाइन के तरीके क्या हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे कि फॉल्ट के दौरान डिवाइस का बर्ताव कैसा होता है। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की जरूरतें क्या हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की जिन पर पूरा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिजाइन टिका होता है। और यहीं पर दो बहुत ही जरूरी शब्द सामने आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन और ग्रेडिंग। समझिए, यही वो नींव है जिस पर एक भरोसेमंद और सुरक्षित सिस्टम खड़ा होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस में सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ होनी चाहिए। मतलब डिवाइस इतना स्मार्ट हो कि वो ये जान सके कि कब उसे एक्शन लेना है और कब उसे चुप रहना है। और जब सिस्टम में लगा हर एक डिवाइस ये डिस्क्रिमिनेशन वाला काम सही तरीके से करता है, मतलब जब पूरी टीम मिलकर सही फैसला लेती है, तब हम कहते हैं कि यह सिस्टम ग्रेडेड है। ये एक बेहतरीन टीम वर्क की तरह है जो ये पक्का करता है कि एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को बंद ना कर दे। अब ये स्लाइड HB 301 से ली गई आधिकारिक परिभाषा दिखाती है। इसमें जो सबसे काम की बात है वो ये है कि फॉल्ट के सबसे नज़दीकी यानी नियरेस्ट डिवाइस को ही सबसे पहले ऑपरेट करना है, किसी और को नहीं। बस यही सेलेक्टिविटी का पूरा सार है। अब एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियर्स को ये समझना पड़ता है कि फॉल्ट करंट कितने तरह के हो सकते हैं। ये एक बोल्टेड फॉल्ट हो सकता है जहां दो तार सीधे सीधे टकरा गए हों, या फिर ये एक अर्थ फॉल्ट हो सकता है जहां करंट जमीन के रास्ते जा रहा हो। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कि इंजीनियर्स इसे असल में कैसे करते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके ये डिस्क्रिमिनेशन हासिल किया जाता है। देखिए, ये कंफर्म करने के तीन मेन तरीके हैं कि हमारा डिज़ाइन सही से काम करेगा। पहला, टाइम करंट कर्व्स को एक दूसरे पर रख कर देखना। दूसरा, मैन्युफैक्चरर की दी हुई टेबल्स को रेफर करना। और तीसरा, जो आज के ज़माने में सबसे सटीक है, वो है सॉफ्टवेयर की मदद से कोऑर्डिनेशन स्टडीज़ करना। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये पूरा खेल करंट और समय के बीच के एक बैलेंस का है। एक डिवाइस को यह समझना होता है कि जो ज्यादा करंट बह रहा है वो किसी मोटर के स्टार्ट होने वाला नॉर्मल इनर्शिया करंट है या फिर एक खतरनाक फॉल्ट करंट है। और इन्हीं सब सिद्धांतों से एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक थंब रूल निकल कर आता है। आमतौर पर अपस्ट्रीम डिवाइस यानी जो सप्लाई की तरफ वाला डिवाइस है, उसकी रेटिंग डाउनस्ट्रीम डिवाइस से कम 1.6 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये एक सेफ्टी मार्जिन देता है ताकि छोटे डिवाइस को काम करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, सिद्धांत तो हमने समझ लिए। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जब कोई फॉल्ट होता है तो ये अलग अलग डिवाइस असल में कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें यह समझना होगा कि सारे फॉल्ट्स एक जैसे नहीं होते। एक होता है बोल्टेड फॉल्ट। समझिए जैसे दो तार पूरी तरह से चिपक गए हों। इसमें रुकावट लगभग 0 होती है और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्किंग फॉल्ट होता है जो ज्यादा पेचीदा है क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। और यहीं पर डिजाइन के लिए एक बहुत जरूरी नियम आता है। हम यह मानकर चलते हैं कि आर्किंग फॉल्ट का करंट उस मैक्सिमम फॉल्ट करंट का कम से कम 60% तो होगा ही। ये एक प्रैक्टिकल और सेफ अनुमान है जो ये पक्का करता है कि हमारा डिवाइस हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार है। अब बात आती है सही सर्किट ब्रेकर चुनने की, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। हर टाइप का ब्रेकर एक खास मकसद के लिए बना है।
जैसे टाइप डी ब्रेकर एक बड़ी मोटर के स्टार्टिंग करंट को झेल सकता है, लेकिन अगर वहीं टाइप बी ब्रेकर लगा दिया तो वो फौरन ट्रिप हो जाएगा। ये जानना भी दिलचस्प है कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के फॉल्ट पर रिएक्ट करने के नियम थोड़े अलग-अलग हैं, और इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम केबल का साइज कैसे चुनते हैं। देखिए, आखिरी मकसद एक ही है, इससे पहले कि केबल जल जाए, प्रोटेक्टिव डिवाइस को फॉल्ट को खत्म कर देना है। अच्छा, अब तक हमने अलग-अलग पार्ट्स की बात की। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे पुर्जे मिलकर एक टीम की तरह एक साथ कैसे काम करते हैं, ताकि पूरा सिस्टम सुरक्षित और कोऑर्डिनेटेड रहे। सिस्टम ग्रेडिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रिले रेस का उदाहरण। सोचिए कि हर प्रोटेक्टिव डिवाइस एक धावक है। फॉल्ट होने पर सिर्फ उस धावक को दौड़ना है जिसके सबसे पास गड़बड़ हुई है, न कि पूरी टीम को। तो पूरे सिस्टम को डिजाइन करते वक्त कुछ खास नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम फॉल्ट की अवधि कितनी मानकर चलेंगे, या फिर कैस्केडिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जहां दो ब्रेकर मिलकर एक बहुत बड़े फॉल्ट को भी रोक सकते हैं, और बड़े स्विच बोर्ड्स में सेफ्टी के क्या नियम होंगे। और शायद इस पूरी चेन की सबसे ज़रूरी कड़ी है सर्विस प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो बिजली कंपनी के नेटवर्क और हमारे घर या फैक्ट्री के इंस्टॉलेशन के बीच में लगा होता है। इसका सही से ग्रेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे घर का फॉल्ट पूरे मोहल्ले की बिजली बंद न कर दे। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, डिस्क्रिमिनेशन और ग्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और भरोसे की रीढ़ की हड्डी हैं। दूसरी बात, HB 301 एक गाइड है जो इंजीनियर्स को तर्क के साथ डिफेंड किए जा सकने वाले डिज़ाइन बनाने में मदद करता है। और आखिर में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रोटेक्शन को हल्के में नहीं लिया जाता, उसे पूरी तरह से इंजीनियर किया जाता है। और अंत में बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। एक अच्छे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पहचान यही है कि फॉल्ट होने पर वो सिर्फ प्रॉब्लम वाले हिस्से को बंद करता है, पूरे सिस्टम को नहीं। लक्ष्य लोकल आइसोलेशन है, ग्लोबल शटडाउन नहीं।